अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV ने हाल ही में कुछ ऐसी तफसीलात जारी की हैं जिनसे पता चलता है कि चीन का नया शैनयांग J-35 जो कि एक कैरियर बेस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट है, अपने मुख्तलिफ लोड आउट में ज़्यादा से ज़्यादा 12 एयर टू एयर वेपन ले जा सकता है। CCTV की रिपोर्ट के मुताबिक J-35 में कम अज़ कम 6 PL-15 लॉन्ग रेंज के मिसाइल, 2 PL-10 शॉर्ट रेंज मिसाइल और 4 CM-98 स्टैंड ऑफ या स्टेल्थ क्रूज वेपन्स ले जाने की सलाहियत रखता है। लेकिन ये तमाम हथियार इंटरनल वेपन बे में नहीं आते, बल्कि ये एक मुश्तरका तरतीब है जिसमें कुछ हथियार इंटरनल वेपन बेस में रखे जाते हैं और कुछ बैरूनी हार्ड पॉइंट्स पर जब स्टेल्थ तरजीह ना हो। ओपन सोर्सेज के मुताबिक J-35 का इंटरनल वेपन बे तकरीबन 6 दरमियाने या तवील फासले के मिसाइलों को छुपा कर ले जाने के काबिल है, जिनमें आम तौर पर PL-10 या PL-15 सीरीज़ के मिसाइल शामिल होते हैं। जब स्टेल्थ की ज़रूरत कम हो तो इजाफी मिसाइल या क्रूज़ वेपन जहाज़ के पर के नीचे बैरूनी पॉइंट्स पर लगाए जा सकते हैं। इसलिए 12 वेपन वाली बात दरअसल कुल लोड आउट यानी कि अंदरूनी प्लस बैरूनी दोनों के बारे में है, ना कि सिर्फ अंदरूनी मुकम्मल स्टेल्थ तरतीब के बारे में। चीन के अगर इन मिसाइलों की बात की जाए तो PL-15 ये चीन का बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR या लंबे फासले का मिसाइल है जो जदीद रेडार गाइडेंस के साथ कई 100 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। आमतौर पर इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है, जबकि एक्सपोर्ट वर्जन में ये रेंज कम रखी जाती है। इस मिसाइल की फोल्डिंग फिन वाली इकसाम भी मौजूद हैं ताकि ये आसानी से स्टेल्थ फाइटर्स के अंदरूनी खानों में फिट हो सके। इस मिसाइल ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग में भी अहम किरदार अदा किया था और इसका शिकार बने थे राफेल जैसे तैयारे। PL-10 ये एक शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड मिसाइल है जो लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च टेक्नोलॉजी रखता है, यानी त्यारा पहले फायर करता है और मिसाइल बाद में खुद हदफ को लॉक करता है। इसकी रेंज तकरीबन 30 किलोमीटर तक बताई जाती है। CM-98 ये एक स्टैंड ऑफ क्रूज वेपन है जो तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर दूर तक ज़मीनी या समुद्री हदफ को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। यह हथियार तब इस्तेमाल किया जाता है जब पायलट स्टेल्थ के बदले ज़्यादा रेंज चाहता है। अब अगर इस सलाहियत का मुवाजना अमेरिका के F-22 रैप्टर और रूस के Su-57 से किया जाए तो फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। अमेरिकी फ़ज़ाइया के मुताबिक F-22 रैप्टर के इंटरनल स्टेल्थ लोड आउट में 6 M120 एमराम जो कि तवील फासले के मिसाइल हैं और 2 M9 साइड वाइंडर जो कि करीबी फासले के मिसाइल हैं रखे जा सकते हैं। ये 8 मिसाइल मुकम्मल तौर पर त्यारे के अंदर रहते हैं, यानी कि इंटरनल वेपन्स बे में, ताकि स्टेल्थ बरकरार रहे। अगर F-22 को मज़ीद हथियार उठाने हो तो वो 4 इजाफी मिसाइल बाहर लगा सकता है, लेकिन ऐसा करने से इसकी लो ऑब्जर्वेबिलिटी यानी रेडार से बचने की सलाहियत कम हो जाती है। रूस का Su-57 अपनी अंदरूनी साख्त में 4 BVR मिसाइल और 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल रखता है, यानी इसका अंदरूनी एयर टू एयर लोड आउट अमूमन 4 तवील फासले वाले और 2 करीबी फासले पर मुश्तमिल होता है। Su-57 के 6 बैरूनी हार्ड पॉइंट्स भी हैं जिन्हें सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब स्टेल्थ तरजीह ना हो। अगर हम तीनों तैयारों का खुलासा करें तो F-22 रैप्टर के इंटरनल वेपन बेस में 6 BVR प्लस 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल होते हैं। Su-57 के अंदर 2 शॉर्ट रेंज प्लस 4 BVR मिसाइल होते हैं और J-35 के बारे में अंदाज़ा है कि वो 6 मिसाइल इंटरनल वेपन बे में ले जाता है, जबकि इजाफी हथियार बाहर लगाए जा सकते हैं, जिससे कुल गिनती 12 तक पहुंचती है। ये तमाम हथियार एक ही बुनियादी फ़लसफ़े पर बनाए गए हैं, यानी कि स्टेल्थ वर्सेस पेलाउड का तवाज़ुन। जितने ज़्यादा हथियार या मिसाइल्स बाहर लगाए जाएंगे, त्यारा उतना ही ज़्यादा रेडार पर नज़र आने लगता है। इसलिए जदीद स्टेल्थ फाइटर्स सिर्फ ज़रूरी वेपन्स इंटरनल वेपन्स बे में रखते हैं ताकि रेडार पर ना आए। जब ख़तरा कम हो या मिशन में दुश्मन के रेडार से छुपने की ज़रूरत ना हो तो इजाफी वेपन्स जो हैं वो बैरूनी पॉइंट्स पर लगाए जाते हैं। J-35 का 12 मिसाइल वाला तस्वुर यही दिखाता है कि ये जहाज़ मुख्तलिफ मिशन के लिहाज से अपनी तरतीब बदल सकता है, यानी ये त्यारा चाहे तो मुकम्मल स्टेल्थ मोड में लड़ सकता है या फिर ज़्यादा फायर पावर के साथ लॉन्ग रेंज मिशंस पर जा सकता है। PL-15 दुश्मन के हथियारों को दूर से मार गिराने के लिए, PL-10 करीबी लड़ाई के लिए और CM-98 दुश्मन के ज़मीनी या बहरी अहदाफ पर दूर से हमला करने के लिए बनाए गए हैं। यूँ J-35
J-35 को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो एक ही वक्त में एयर सुपरियॉरिटी, डॉग फाइट और स्टैंड ऑफ अटैक जैसे मुख्तलिफ किरदार अदा कर सके। चीनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में फोल्डिंग फिन्स और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का रुझान बढ़ रहा है ताकि ज़्यादा हथियार इंटरनल वेपन बे में रखे जा सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मगरबी ममालिक में क्वाड पैक लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। यही वजह है कि तैयारे की मजमूई हथियार ले जाने की सलाहियत बढ़ जाती है बगैर इसके कि जहाज़ की साख्त में बड़ी तब्दीली की जाए। दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए कि जदीद तैयारों और इनके हथियारों की तफसीलात अक्सर सरकारी बयानात, सैटेलाइट तस्वीर, तज्जियाकारों और दफाई मीडिया के इम्तजाज से बनती हैं। CCTV की रिपोर्ट चीन के सरकारी मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करती है, लेकिन अंदरूनी डिज़ाइन, वेपन बे की असल गुंजाइश या मिशन की हिकमत अमली के बारे में आज़ाद तस्दीक महदूद है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि 12 वेपन्स का मतलब कुल सलाहियत है, ना कि सिर्फ खुफिया तरतीब। चीनी मीडिया का ये दावा कि J-35 12 मिसाइल या स्टैंड ऑफ वेपन ले जा सकता है दरअसल मिक्स्ड लोड आउट को जाहिर करता है, यानी अंदरूनी और बैरूनी दोनों मिलाकर। जब सिर्फ स्टेल्थ लोड की बात की जाए तो F-22 अब भी सबसे ज़्यादा अंदरूनी मिसाइल रखने वाला हथियार है, यानी कि 8 मिसाइल। Su-57 इससे कुछ पीछे है, यानी कि 6 अंदरूनी मिसाइल, और J-35 इन दोनों के दरमियान है, तकरीबन 6 इंटरनल वेपन्स के साथ, लेकिन कुल सलाहियत में 12 तक पहुँच सकता है। यही J-35 की खासियत है, एक ऐसा फाइटर जेट जो ज़रूरत पड़ने पर खामोश कातिल यानी कि स्टेल्थ इंटरसेप्टर भी बन सकता है, और अगर मिशन में ख़तरा कम हो तो ज़्यादा हथियारों से लैस एक फुल पावर स्ट्राइकर भी बन सकता है। दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि वो चीन से 3 बड़े दफाई निज़ाम खरीदेगा और इनकी कीमत के लिए बैरूनी कर्जे हासिल करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। वो 3 वेपन सिस्टम है J-10B मल्टी रोल लड़ाका हथियारे, टाइप 22 फास्ट अटैक क्राफ्ट और CM-302 क्रूज मिसाइल। इंडोनेशिया की वजारत ख़जाना ने तकरीबन 3.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के कर्जे की मंजूरी दी है ताकि ये 3 मंसूबे पूरे किए जाएं। जहां तक J-10B फाइटर जेट्स का मामला है, वजारत दफा को 1.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक कर्ज हासिल करने की इजाज़त दी गई है। ये तैयारे मुमकिन तौर पर चीन की फौजी कुव्वत यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में इस्तेमाल शुदा J-10B भी हो सकते हैं, यानी नए नहीं। मजीद बड़ा साहली दफा के लिए CM-302 मिसाइल हासिल करने का मंसूबा और इसका हिस्सा 1 बिलियन अमरीकी डॉलर कर्ज से पूरा किया जाएगा। यह शरह निशानदेही करती है कि इंडोनेशिया दफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए बैरूनी माली मुआवनत पर इन्हिसार करना चाहता है और चीन के साथ दफाई ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि इंडोनेशिया आखिर अपनी ताकत तेजी से क्यों बढ़ा रहा है। कान फाइटर जेट, बोरामे फाइटर जेट, राफेल फाइटर जेट और अब J-10 और इसके अलावा बहुत से दूसरे दफाई निज़ाम खरीद रहा है। इसकी वजह यह है कि इंडोनेशिया जनूब मशरकी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो तकरीबन 17,000 जज़ाइर पर मुश्तमिल है। यह मुल्क पैसिफिक और इंडियन ओशन के संगम पर वाक़ है, जिसकी वजह से इसकी जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी के साथ ये जगह कई इलाकाई तनाज़ात, समंदरी ख़तरात और बड़ी ताकतों के दरमियान मुकाबले का मरकज़ भी है। दुनिया की तकरीबन 40% आलमी तजारत इंडोनेशिया के पानियों से गुजरती है, ख़ासतौर पर मलाक्का स्ट्रेट से। ये दुनिया के सबसे मसरूफ़ तजारती रास्तों में से एक है। तो मुस्तकबिल में किसी भी बड़े ख़तरे से निपटने के लिए इंडोनेशिया ये इक़दाम कर रहा है। जबकि दूसरी बड़ी वजह इलाकाई हथियारों की दौड़ है। जनूबी मशरकी एशिया के तकरीबन तमाम ममालिक अपनी फ़ौजी ताकत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। मसलन फ़िलिपाइन अमेरिका से जदीद दफ़ाई मुआहदे कर चुका है, वियतनाम रूस और भारत से बहरी हथियार ले रहा है, मलाइशिया नए तैयारे और रेडार सिस्टम हासिल कर रहा है। इंडोनेशिया नहीं चाहता कि वो इस दौड़ में पीछे रह जाए, इसलिए वो भी J-10 और दूसरे जदीद सिस्टम्स की खरीदारी कर रहा है ताकि अपने पड़ोसियों के बराबर रहे। दोस्तों, अमेरिकी थिंक टैंक कम्युनिटी में हलचल मच गई है क्योंकि एक मारूफ खारजा पॉलिसी के माहिर, दफाई हिकमत अमली दान और सीनियर अमेरिकी मशीर एशले जे टेलिस को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर कौमी दफाई मालूमात को गैर कानूनी तौर पर रखने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। FBI के मुताबिक 64 साला टेलिस ने कम अज़ कम एक मौके पर चीन के हुकाम को खुफिया दस्तावेज़ात फराहम किए हैं। FBI की रिपोर्ट में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कई वाक़यात का जिक्र किया गया है जहां टेलिस को रियासती और दफाई इमारतों में दाखिल होते हुए अमरीकी फ़ौजी तैयारों की सलाहियतों से मुतल्लिक खुफिया दस्तावेज़ात प्रिंट करते हुए देखा गया है।
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ٹیلس کی رہائشی مکان کی تلاشی کے دوران 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل خفیہ دستاویزات برآمد ہوئی ہیں، جن پر ٹاپ سیکرٹ اور سیکرٹ کے نشانات تھے۔ بھارتی نژاد ٹیلس امریکی تھنک ٹینک حلقوں میں ایک معروف نام ہے اور انہوں نے رینڈ کارپوریشن اور کارنیگی اینڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس میں خدمات انجام دی ہیں۔ اس وقت وہ ٹاٹا چیئر فار اسٹریٹجک افیئر اور سینئر فیلو کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ٹیلس نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران امریکی حکومت کے مختلف اداروں میں خدمات انجام دی ہیں، جن میں امریکی محکمہ خارجہ، نیشنل سیکورٹی کونسل اور محکمہ دفاع شامل ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں امریکی سفارت خانے میں امریکی سفیر کے سینئر مشیر کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ ان عہدوں پر کام کرنے کی وجہ سے انہیں خفیہ معلومات اور دستاویزات تک آسان رسائی حاصل تھی۔ تھنک ٹینک میں ان کی پوزیشن اور سینئر ریسرچ اسکالر کے طور پر شہرت نے انہیں مختلف ممالک کا سفر کرنے اور متنوع افراد سے ملاقات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ آسان رسائی پالیسی سازوں، سینئر حکومتی شخصیات کے ساتھ تعلقات اور حکومت کے اندرونی کاموں کا گہرا علم وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر تھنک ٹینک، اسکالرز اور ماہرین آثار قدیمہ ہمیشہ غیر ملکی جاسوسی ایجنسیوں کے لیے پرکشش ہدف بنے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایشلے ٹیلس کی جاسوسی کے الزامات میں گرفتاری کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل عرصے سے جاری رجحان کا حصہ ہے، جس میں اسکالرز اور ماہرین آثار قدیمہ کو جاسوسی ایجنسیوں کے ذریعے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے پہلے برطانوی مورخ اور ماہر آثار قدیمہ ٹی ای لارنس، جو بعد میں لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوئے، ان کو 1914 میں برطانوی فوجی انٹیلیجنس نے بھرتی کیا تھا جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ انہوں نے آثار قدیمہ کی تحقیق کے بہانے نیگیو صحرا کا سروے کیا تاکہ برطانوی مفادات کے لیے کام کر سکیں۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران عربوں کو عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے میں مدد فراہم کی اور دمشق پر قبضے میں بھی حصہ لیا، جس سے برطانوی جنگی مقاصد حاصل ہوئے۔ امریکی اسکالرز نے بھی دونوں عالمی جنگوں اور سرد جنگ کے دوران جاسوسوں کے طور پر کام کیا۔ ویسے میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی ملک کی جاسوسی کروانی ہے تو آپ کو کسی بھارتی کو ہائر کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک تو یہ دوسرے ممالک میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور دوسرا ان کو خریدنا بھی آسان ہے۔ آپ ریسنٹ واقعات دیکھ لیں، قطر کے سب میرین کی جاسوسی میں بھارتی ملوث تھے، ایران اسرائیل وار کے دوران بھارتی جاسوس پکڑے گئے۔ ایسے کئی واقعات ہیں جن میں بھارتی ہی نکلتے ہیں، اور اب یہ ایشلے والا واقعہ۔ اس جاسوس سے فائدہ تو چین نے اٹھایا، لیکن بدنام انڈیا ہو رہا ہے۔ دنیا کا ہر نیوز چینل ایشلے کا نام بعد میں لیتا ہے، جبکہ اسے انڈین اوریجن پہلے کہہ رہا ہے۔ باقی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیوں چین کے فائٹر جیٹس کی شکلیں امریکی طیاروں سے ملتی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔